नमस्कार। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है हेल्थ इंश्योरेंस और कोविड-19 से संबंधित बातें। इस कार्यक्रम में आने के लिए कुछ कारण थे जिनसे मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम में मैं ये इंश्योरेंस का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के मसले पर चर्चा करूं। इस विषय में मैं आपको पहले बताऊंगा वो वजह जिसने मुझको और ज्यादा ऐसा महसूस कराया कि नहीं, इस विषय पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र प्रताप जी नमस्कार। जिसने मुझे महसूस कराया कि इस विषय पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा सर्वविदित है कि कोरोना महामारी से सारी दुनिया परेशान है। हमारे हिंदुस्तान में भी हम सभी परेशान हैं। जो बीमार हुए या जिनके परिचित इष्ट मित्र परिवारीजन बीमार हुए वो परेशान हैं, और बाकी के लोग भी भय और आशंका एक किस्म की से परेशान हैं। इस परेशानी में एक तो आसरा रहता है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का, अर्थात डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, कि अगर बीमार हो गए तो वो लोग हैं जिनसे कि जान बचाने के लिए आदमी को उम्मीद है। एक और चीज है, कोई भी व्यक्ति जो होता है, आशीष क्या हाल है, थैंक यू तुम प्रोग्राम में आए। एक और चीज है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्लानिंग करता है कि आजकल इलाज महंगे हो गए हैं, अपने लिए, अपने परिवारीजनों के लिए, सबके लिए और आगे के लिए भी वो प्रयास करता है, एक प्लानिंग करता है कि भाई अगर ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता हो गया तो क्या करेंगे। उसके लिए वो इंश्योरेंस कराता है। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में। ये जो इंश्योरेंस है इसका बेसिक फॉर्मूला तो ये है कि आप सब जानते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे आदमी देता रहता है। विपत्ति के समय वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके लिए खड़ी होती है कि आज का जो भी कुछ खर्चा होगा, जिस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन पे इंश्योरेंस है, उस हिसाब से आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह है एक आदर्श स्थिति। इसका दूसरा पहलू है कि कुछ सालों से अन्य देशों को देखते हुए अपने हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ कि कैशलेस इंश्योरेंस का एक सिस्टम आया, जिसका यह अर्थ है कि हम पैसे दे रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता कभी आवश्यकता पड़ी तो हम अस्पताल में जाएंगे, जो उनके इंश्योरेंस वालों की लिस्ट में होगा वहां बताएंगे कि हमारा ये इंश्योरेंस है, और भर्ती हो जाएंगे, इलाज कराएंगे, चले आएंगे, पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से अस्पताल ले लेगा। अमन प्रताप जी नमस्कार। सामान्यतः ऐसी सोच है। इसकी अन्य मैं कुछ बाद में करूंगा। पहले मैं उस बात पर आता हूं जिसने मुझे एक खास तौर पर, मैं कहूं प्रेरित किया तो ये जरा यहां उचित शब्द नहीं है, मैं कहूंगा मजबूर किया कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं। मेरा चर्चा में न किसी विशेष अस्पताल से ताल्लुक है, न किसी विशेष इंश्योरेंस कंपनी से। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे एक बड़े
घनिष्ठ मित्र हैं या ये समझ लीजिए परिवारी जन ही हैं, वो दिल्ली में बहुत बीमार हुए। उन्होंने टेस्ट कराया, कोरोना पॉजिटिव निकला। कोरोना पॉजिटिव निकला तो एक वो नामचीन अस्पताल में चले गए। जाने के पहले उन्होंने जब चेक किया तो ये मालूम पड़ा कि वो जो अस्पताल है वो हर किसी इंश्योरेंस का, भले ही वो लिस्ट में है, लेकिन कोरोना के समय हर किसी इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं स्वीकार कर रहा। उत्तम मिश्रा जी नमस्कार। आदमी के लिए समस्या है ना कि मालूम नहीं कितना खर्चा होगा। हमने तो इंश्योरेंस में इसीलिए पैसा दिया था कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो इंश्योरेंस हमारे पैसे देगा। खैर उन्होंने बड़ा पता किया तो यह मालूम पड़ा कंपनी का, और उस कंपनी का भी संभवतः कारण यह था, विपिन कुमार जी पालागन, जिस कंपनी का इंश्योरेंस वो अस्पताल स्वीकार कर रहा था कैशलेस, वो शायद कारण यह था कि उस कहीं ना कहीं उस चेन में वो अस्पताल ने उससे फाइनेंस ले रखा था, तो मजबूरी थी। बाकी वो फ्लैटली रिफ्यूज कर रहे थे। अब इस पे मैं आगे की बातें, जो पहली बात थी वो फ्लैटली रिफ्यूज कर रहे थे कि भाई हम जो हैं वो इंश्योरेंस को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, कैशलेस को। आप हमारा पेमेंट कर जाइए, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से लेते रहिएगा। मुझे मालूम है कि वो इसमें परेशान रहे, और मैं यहां अस्पताल की इन चीजों की चर्चा करने को नहीं बैठा हूं। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिक, ये पूरे हिंदुस्तान में जी जान लगा के काम कर रहे हैं। अस्पतालों के जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट हैं वो एक अलग बात है। डॉक्टर और पैरामेडिक को जितना सलाम किया जाए और जो भी कोरोना वॉरियर हैं उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। अब ये एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा जिसने मुझे मजबूर किया। मेरे कोई बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं। शर्मा जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने समय निकाला। नगेन शर्मा जी, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आप इसमें आए, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे एक बड़े नजदीकी रिश्तेदारी समझ लीजिए हैं, उनके साथ भी ये हुआ कि तबीयत खराब हुई, कोरोना पॉजिटिव निकला। वो भी एक महानगर के आसपास या महानगर में ही रहते थे। दीपक मांगो जी नमस्कार, थैंक यू। प्राची वेलकम, थैंक यू। तो वो जो महानगर के आसपास रहते थे, कोरोना पॉजिटिव निकलने पर एक बड़े अस्पताल में गए। उन्होंने कहा पैसे जमा कर दीजिए। उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट जमा कर दिया, बाकी उन्होंने कहा इंश्योरेंस है। अगले दिन अस्पताल वालों ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी से तो बात बनेगी नहीं और पैसे दीजिए। तो इन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी में खुद फोन किया और बात की। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कहा कि आपकी तबीयत इतनी गंभीर नहीं दिखती है कि आप अस्पताल में रहें, आप घर पर रह के अपना इलाज कराइए। तो मुझे मालूम पड़ी कि तबीयत की गंभीरता वो डॉक्टर नहीं तय करेगा जिसने तबीयत खराब देख के उनको अस्पताल में भर्ती किया था, अपितु इंश्योरेंस कंपनी तय कर रही है कि आपकी तबीयत इतनी गंभीर नहीं लग रही है, हम पैसे नहीं देंगे। जब ये दोनों मामले संज्ञान में आए तो मुझे लगा कि भाई इसको मैं और देखूं, क्योंकि इंश्योरेंस तो हम सब ने करा रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने इंश्योरेंस क्षेत्र में कोई मेरे अच्छे परिचित हैं, उनसे मैंने पूछा, वो इंश्योरेंस का काम भी करते हैं। मैंने पूछा कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई अस्पताल इंश्योरेंस के जो लिस्ट है, पैनल है, उसमें उस अस्पताल का नाम है, अप्रूव्ड है, आप हमें लिस्ट दे रहे हैं, इंटरनेट पे लिस्ट है, और ये भी है कि ये कैशलेस लेंगे, वो अस्पताल कैसे मना कर सकता है। मुझे कुछ घपला दिखता है। तो मैं हैरान रह गया जब उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है,
दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि इंश्योरेंस कंपनी से कोई डिफॉल्ट हुआ, किसी पेमेंट में देरी हुई, कोई बात हुई, अस्पताल ने मना कर दिया। तो हमने कहा फिर ये इंटरनेट और ये लिस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बात उसमें जो छिपी हुई थी वो ये थी कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इतनी बड़ी बड़ी, और ये जो कॉरपोरेट अस्पताल हैं, मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टरों से और कोरोना वॉरियर से मतलब नहीं है, किंतु कॉरपोरेट कॉमर्शियल इंटरेस्ट से मतलब है। और मैं ये अभी आगे चल के आपको और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तब आप इस पे और ध्यान देंगे। तो मैंने ये एहसास किया, और अब मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी इस चीज को सोचिए कि हम जिंदगी भर, आदमी पैसा इंश्योरेंस में देता है। बहुत से, कमल चौधरी जी नमस्कार, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो जाते हैं, अपनी एक प्लानिंग के साथ उन्होंने जीवन काटा होता है। राजकुमार पंडित जी धन्यवाद। वो प्लानिंग ये होती है कि भाई इतने उम्र पर जाके रिटायर हो जाएंगे, ये हमारी सेविंग्स है, और खास तौर से सर्विस क्लास में। अब वो एक सर्टेन एज के बाद इनकम बंद हो जाएगी, पेंशन से या फंड से गुजारा होगा, तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो इंश्योरेंस हमारी मदद के लिए खड़ा हुआ है, मेडिकल आवश्यकता के लिए। राजेश पांडे जी नमस्कार, राजकुमार पंडित जी नमस्कार। अब हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है उसको 60-65 साल की उम्र हो, इनकम का साधन नहीं है, और उसकी सेविंग्स जो प्लान्ड सेविंग्स हैं उनमें बीमारी के लिए एक सर्टेन अमाउंट से अधिक नहीं है। यहां लाइट चली गई है, मैं आप लोगों से बात करता रहूंगा, अभी शक्ल तब दिखेगी जब थोड़ा जनरेटर चल जाएगा। तो क्या है कि ये जो इंश्योरेंस की प्लानिंग है, अब मालूम पड़ा कि वो बीमार हो गए। हाजी नसीर अहमद साहब आदाब अर्ज़ है, सऊद अंसारी साहब गुड इवनिंग, हाजी नसीर अहमद साहब शुक्रिया। अब आप इस बात को सोचिए कि ये जो बीमार हो गए 60-65 साल की उम्र में, जिनके पास संसाधन कम है, और वो अस्पताल पहुंचे, वो या उनका कोई परिवारीजन, इस उम्मीद में पहुंचे कि मैंने जिंदगी भर इंश्योरेंस कंपनी को वो प्रीमियम दिया है, और उस इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देने के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे इलाज के लिए मौजूद होगी। ये लाइट नहीं आई है, जनरेटर चला है। अमन प्रताप जी नमस्कार, थैंक यू अर्चना। अनूप कुमार जी नमस्कार। अनूप भाई इस मुद्दे पे भी आ रहा हूं। नासिर जलील साहब शुक्रिया। तो क्या है कि अब वो अस्पताल में पहुंचे, और अस्पताल में जाके उनको मालूम पड़ा कि अगर उन्होंने वो अपने जिंदगी भर के सेविंग के पैसे बीमारी में नहीं दिए तो कंपनी तो दे नहीं रही है। थैंक यू चौबे सर नमस्कार, आपने समय निकाला। तो इंश्योरेंस कंपनी तो दे नहीं रही है कैशलेस पैसे, हम सब अस्पताल में दे आए। आदमी ये भी सोचता है कि कई परिवारों में ऐसी भी स्थिति है कि पति पत्नी एक दूसरे पर सहारे से चल रहे हैं, और मान लीजिए कि उनमें से किसी एक आदमी की तबीयत खराब ऐसी हुई जिसमें जीवन जाने का भी खतरा है, और उसकी मजबूरी यह है कि उसको अपनी सारी सेविंग्स अस्पताल में देनी पड़ रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तैयार नहीं है अभी कैशलेस के लिए, बावजूद इसके कि हमारी जब प्रीमियम जाना शुरू हुआ था तो हमारी शर्तों में यह शामिल था। उस समय हम लड़े कि अपना इलाज कराएं, और मान लीजिए पैसे दे दिए और खुदा न खास्ता किसी की जीवन हानि हो गई, तो जो उसका पार्टनर बचा है, मालूम नहीं इंश्योरेंस कंपनी कब पैसे दे और कितने दे, और दे भी कि ना दे, पार्टनर बचा है वो अपना बचा हुआ जीवन कैसे काटेगा। जब मैंने इस विषय पे सोचा तो कम से कम मैं तो अंदर से दहल गया कि ऐसा भी हो सकता है भाई। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं
तो ये मैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया में ये एक है कि इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम अप्रूविंग कंपनीज होती हैं, अलग से टीपीए कहलाती हैं या कुछ कहलाती हैं, तो वहां पर इस चीज का भी प्रयास होता है कि कितने हम क्लेम रिजेक्ट कर दें या उनमें कुछ काट दें, और उसका मेरे छोटे भाई अभिनव इंग्लैंड में जा रहे थे, है 15, 20, 25 साल पुरानी बात है, उनको तेज बुखार आया, दांत में तकलीफ हुई और लगा कि वो होटल तक भी नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, तो एक पुलिस वाला उनको डॉक्टर के छोड़ आया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि भाई ये तुम्हारे तकलीफ है, दांत में दवाई ववाई लगेगी, तो इसके लिए इतने पैसे दे दो। ये इंग्लैंड लंदन की बात आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा हमारा तो इंश्योरेंस है। उसने कहा इंश्योरेंस है तो भाई दूसरे अस्पताल में जाओ रात को, मैं तो कैश पैसे लूंगा। मरता क्या नहीं करता, पैसे दिए। तो दुनिया भर में ये हाल है, ये आलम है। लेकिन हम आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की और इस कोरोना पेंडेमिक की। पेंडेमिक शब्द मैंने यहां इसलिए यूज किया कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने शुरू में यह भी मुद्दा उठाया अपने ग्राहकों के साथ कि भैया एंडेमिक में है, पेंडेमिक का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि सरकार बाद में बीच में आई, बट बहुत लोग भुगत भी रहे थे इस चक्कर में। जबकि एंडेमिक कहिए या पेंडेमिक कहिए, महामारी कहिए हिंदी में, या सर्वव्यापी महामारी कहिए, जब हमारे देश में फैला हुआ है तो वेदर इट इज एंडेमिक और पेंडेमिक, हम तो इफेक्टेड। और अभी हाल क्या है? हाल ये है कि जो कोरोना, मैं इसके दूसरे पहलू पे भी अभी आ रहा हूं आपके सामने। कोरोना में बढ़ता जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि पूना में आज भी 3 लोगों ने वैक्सीन के शॉट लगवाए हैं, कोविशील्ड वैक्सीन के, जो ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन भी जो है। खतरे की बात, चिंता की बात यह है कि आज सिंगल डे में, मतलब कल 77,266 कंफर्म केसेस आए, जो एक दिन में बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 33,92,295 मरीज हो चुके, 1,065 की मृत्यु हो चुकी एक दिन में। और कंट्री का, पूरा देश का 61,725 टोल है। अशोक कुमार पांडे जी नमस्कार। पूरी दुनिया में लगभग केस करोड़ों में पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें स्थिति की गंभीरता की, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इनमें हालात अभी बद से बदतर हो रहे हैं। हमने, आपने सबने सुना है, देखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कहने का मतलब यह है कि अभी तो जो कोरोना की समस्या है ये बढ़ोतरी पर है, और कोरोना से जुड़ जाती है क्या चीजें कि पहले तो इसका भय है। बीमारी पॉजिटिव हो गई तो अस्पताल में जाने की मारामारी है। आप में से बहुत से लोग ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल भी हैं। बिल्कुल है। सरकार की नीति भी है कि कोरोना मरीजों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन एक तो जगह की मारामारी है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है और फिर अपने मन के अस्पताल में वो जाके इलाज करना चाहता है, तो सारी जिंदगी उसने ये इंश्योरेंस का प्रीमियम इसीलिए तो दिया था। शुरू में तो और दिक्कत थी, लेकिन फिर कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी सरकार ने अलग से भी निकलवाई। अब सवाल यह है कि, ओम अग्रवाल जी नमस्कार, सवाल इस चीज का है कि
एक आयुष्मान भारत का भी है और सरकार क्लेम कर रही है कि 1 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है, इलाज हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए कि आयुष्मान भारत में भी क्या कोई मरीज ऐसा है जो बड़े और अच्छे अस्पतालों में, कितने मरीज आयुष्मान योजना के अंतर्गत गए? विकास वर्मा जी नमस्कार। ये भी एक अलग मुद्दा है कि जो सरकारी इंश्योरेंस है उसमें आप सुविधाओं की उम्मीद मत करिए। जो डॉक्टर पैरामेडिक जान लगा के आपका इलाज कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा है उससे आप ठीक हो रहे हैं। जहां जो बेसिक सुविधाएं हैं उसमें कई तरह के कंट्राडिक्टरी बातें हैं, बट आज हम अस्पताल की व्यवस्था की चर्चा नहीं कर रहे। हमारी चर्चा इंश्योरेंस से संबंधित है। असली बात यह है कि ये जो कोरोना की कोविड-19 की समस्या है, इसने हमारे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की, जिसको फिशर्स कहते हैं, समस्याएं कहती हैं, इनको एकदम से उभार दिया है। अब यहां में एक, बहुत से आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सारी दुनिया में है, क्योंकि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दीपक मांगो जो आप कह रहे हैं सरकार के क्लेम्स फॉल्स हैं, वो होगा, बट उस विषय पे किसी और दिन चर्चा होगी। अभी तो इंश्योरेंस पे अपन कंसंट्रेट करते हैं। वो हो क्या रहा है कि ये एक सिद्धांत है कि जितने ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस होगा, मोर द इंश्योरेंस लेस द कॉस्ट। लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं है, और खास तौर से हिंदुस्तान जैसे देश जिनमें जनसंख्या इतनी ज्यादा है और अभावग्रस्त लोग, जिसको आप कहिए कि ऐसी समस्याओं में जो बीपीएल कार्ड होता हमारे यहां, या ये जो कि अल्प आय वर्ग के लोग हैं, वहां पर ये जो क्रॉप इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी समस्याएं, इनमें कोई विकट समस्या आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल समस्या भी आती है। खाली पहलू उनका इरादों का नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन समस्या का भी है वो पहलू कि वो इंश्योरेंस कंपनी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, एकदम से इतने सारे लोगों को इंश्योरेंस पे करने में गड़बड़ा जाएगा। खत्री साहब थैंक यू, आरएस खत्री जी। लेकिन कुछ देशों में ऐसा भी है कि जब ऐसी समस्या आ गई है तो वो इंश्योरेंस रीपेमेंट में डिले कर रहे हैं। उस डिले से अस्पताल जो है वो कैशलेस नहीं करना चाह रहे हैं। बट मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा अमेरिकाज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स AHIP के लोगों का। मैं नेट पे जब इस विषय में पढ़ रहा था तो एक जानकारी आई मेरे सामने, और वो जानकारी ये थी कि सारी इंश्योरेंस कंपनियों के लोगों ने मिलके, एक डेलीगेशन ने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार भी उनकी मदद के लिए आई। और उन लोगों को भी मालूम है कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन उन्होंने आपस में पूल बना के और इन्वेस्टर्स की मदद लेके, यानी एक तरह का या अन्य तरह का फाइनेंशियल अरेंजमेंट करके AHIP ने इस पेंडेमिक में यह व्यवस्था की कि टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, वहां आयुष्मान योजना नहीं है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने पेशेंट्स को एट नो कॉस्ट टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफर किया। क्या ये मानवीय आपदा के समय में हमारे यहां की इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा नहीं सोच सकती थी? जो मरीज है उसको मालूम था कि जब मुझे कोरोना होगा या बीमार पड़ूंगा तो ये महामारी का रूप लिया होगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसलिए मुझे पैसे नहीं देगी। वहां पर अस्पताल में मान लीजिए अस्पताल का जो खर्चा है, तो अस्पताल का खर्चा मैं मीडियोकर
और बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूं। नगेन शर्मा जी धन्यवाद। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए का खर्चा था, जो अब 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा तो हो ही जा रहा है और 5-5, 7-7 लाख रुपए का भी खर्चा हो रहा है। वो निर्भर करता है कि आप कितने दिन अस्पताल में रहेंगे और क्या क्या है। अब इसका एक और गंभीर पहलू आप देखिए, और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं और आगे इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि अपने परिचितों से इस चर्चा को करिए। हमारे आपके सबके जीवन में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या है वो? कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमको मालूम नहीं रहता, लेकिन उसमें एक शर्त यह होती है कि जो कंज्यूमेबल्स हैं उनका पेमेंट नहीं करेगी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कंज्यूमेबल्स क्या हैं? सामान्य स्थितियों में कंज्यूमेबल्स में सिरिंज है, छोटे मोटी चीजें हैं, इन सब का, मान लीजिए बुखार नापने को थर्मामीटर लिया गया, कोई चीज हुई, वो है। अब कोरोना के संदर्भ में कंज्यूमेबल्स की आप लिस्ट सुन लीजिए, और ये बहुत गंभीर बात है। मैंने अभी तक जितने लाइव किए हैं, मुझको ऐसा लगता है कि ये उन एक लाइव में से है जो हमारी आपके जीवन के एक बहुत ही सेंसिटिव चीज को कभी भी छू सकती है। इससे छिपी घटना, इसमें चर्चित घटना। कंज्यूमेबल्स एंड सिंगल यूज आइटम्स सच एज पीपीई किट, जिसमें ग्लव्स हैं और गॉगल्स हैं, फेस शील्ड है, सिरिंज, कॉटन बेडशीट्स, इस किस्म के सिंगल यूज की चीजें, मास्क है, शू कवर है, सर्जिकल बैंडेज है, एसेसरीज हैं, टिश्यू पेपर है, क्रेप बैंडेज है, गाउन है, फुट कवर है, टॉयलेटरीज हैं, और न जाने क्या क्या चीजें हैं। अमूमन इन कंज्यूमेबल्स का हमारे इलाज की कॉस्ट से 5 से 10% कॉस्ट आती थी। यानी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ तो अगर उसका 50,000 से 1,000 का खर्चा आया, और मान लीजिए 10% कंज्यूमेबल्स का आया, तो 50,000 में से 10% काट के और 45,000 रुपए का पेमेंट होगा। ये 5,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करते चलिए कि अगर 1 लाख है तो भाई 10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन इस कोरोना काल में ही बढ़ते 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 कंज्यूमेबल्स की कीमत कई अस्पतालों में 25% हो गई है इलाज का। ललित शर्मा जी, पंडित जी नमस्कार, होलीपुरा वाले। कंज्यूमेबल्स की कीमत 25% तक हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट मेकिंग का यही समय है, मतलब अंधाधुंध प्रॉफिट मेकिंग का। सामान्य प्रॉफिट ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं, क्या कहा जाए। मरीज का अगर 4 लाख रुपए का बिल आया तो 1 लाख रुपए उसे इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी कंज्यूमेबल्स का। और ये बड़ी चिंता का विषय है कि ये कंज्यूमेबल्स की कीमत ठीक है, जेन्युइन है कि डॉक्टर को या पैरामेडिक स्टाफ को पीपीई किट भी चाहिए, ग्लव्स भी चाहिए, गॉगल्स भी चाहिए। अस्पताल खरीदेगा तो पेमेंट करेगा, बट गड़बड़ 2 में से 3 में से एक जगह है। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो ड्यूटीज की, अगर हैं, मेरे ख्याल से नहीं है। जो बेच रहा है उसके प्रॉफिट की, या जो बिलिंग कर रहा है उस अस्पताल की। तो ये कंज्यूमेबल्स एक बहुत बड़ी समस्या है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ आइसोलेशन वार्ड्स है, सारी चीजें हैं। लेकिन बात इस चीज की आती है कि ये है तो इंश्योरेंस हमने क्यों कराया था। इसके लिए निश्चित तौर पर लोगों को सोचना चाहिए। और जो लोग आज ये सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कल पता करिए कि भगवान ना करे, लेकिन यदि कोई आवश्यकता पड़ गई तो कोई अस्पताल ऐसा है जो उस इंश्योरेंस कंपनी में कैशलेस ट्रीटमेंट देगा। और कई केसेस में तो इंश्योरेंस कंपनी ट्रीटमेंट का पेमेंट रिफ्यूज भी कर रही है।
तो होता क्या है कि आप अस्पताल गए, अस्पताल ने कहा पैसे जमा कराओ, आप सोचते हैं थोड़े से जमा करा दें, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसके बाद मैं इस बात पर आऊंगा जो कि नीतिगत पॉलिसी मेकर्स से मेरा अनुरोध है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी चीज है जो इंश्योरेंस में ये समस्या आ रही है, तो अभी तुरंत तो ये तो जब तक कोरोना कितने दिन चलेगा भगवान जाने, लेकिन हमको ये सोचने की जरूरत है कि ये जो इंश्योरेंस की समस्या है, अगर ये सिस्टम हमारा जो है ये गड़बड़ है, तो इसमें सुधारों पर बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। वो पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो ये समय चल रहा है इसमें, कि जो पॉलिसी मेकर्स और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस, अब तो सरकार तो कह रही है कि सबका इलाज है, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि जो फ्री इलाज है, जो आयुष्मान योजना का लाभ है, वो सबको नहीं दिया जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा है उसके विषय में भी सरकार इस पर ध्यान दे। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो इस पर ध्यान दें कि भाई जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है उनके संग इंश्योरेंस कंपनियां इस किस्म की गड़बड़ जानते बूझते ना करें। उस सिस्टम में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। तीसरी चीज, इस समय जो कोरोना कवच पॉलिसी है और बहुत से लोग उसको करा भी रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज है, अलग अलग उसका प्रीमियम है, कई चीजों पे निर्भर करता है। उसको लीजिए तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ले तो इसीलिए रहे हैं ना, मन में मना रहे हैं कि कुछ ना हो, लेकिन इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो क्या करना चाहिए। तो भाई उन अस्पतालों से अपनी कंपनी से डबली चेक कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत खतरे का मामला है, बहुत धोखे का मामला है। और अगर कोई ऐसा है जो इंश्योरेंस के ही भरोसे है और उसके पास अचानक वो इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे जिंदगी भर प्रीमियम देता रहा और अस्पताल में दूसरे तीसरे दिन उस पर उतने पैसे नहीं हुए, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है ये, क्योंकि खर्चे भी बहुत बड़े हैं। मैं आपसे बता चुका कि बहुत बड़े बड़े बिल आ रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों के, और उसमें कंज्यूमेबल्स वगैरह का तो जो किस्सा है वो अलग है ही है। तो आज इस चर्चा में मेरा मुख्य उद्देश्य, बहुत सी चर्चाएं एकेडमिक हैं, बहुत सी चर्चाओं में अपन विश्लेषण करते हैं, अमरनाथ शर्मा सर धन्यवाद, लेकिन इस चर्चा में मेरा उद्देश्य आप सबको इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना और आपको सजग भी करना है कि हमारे आपकी सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है, अपनों की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। अगर इंश्योरेंस कराया है तो उसके सारे फैक्टर्स चेक कर लीजिए। अगर कोई पॉलिसी मेकर तक मेरी ये आवाज पहुंचती है, सीपी भाई नमस्कार, बहुत बहुत आभार। अगर मेरी ये आवाज किसी तरह से पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचती है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जनता को जो अस्पताल जा रहे हैं उनको डॉक्टरों से कष्ट नहीं है, वो दुआ दे रहे हैं डॉक्टरों को। उनको पैरामेडिक्स से कष्ट नहीं है, पैरामेडिकों को वो दुआ दे रहे हैं। उनको कोरोना वॉरियर्स से कष्ट नहीं है, कोरोना वॉरियर्स की तो जय जयकार हो रही है चारों तरफ। लेकिन कंज्यूमेबल्स की बढ़ती कीमतें, इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा पेमेंट में हीला हवाली और कैशलेस में तो लगभग बहुत बड़ी परेशानी बहुत सारे लोगों को है। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं पॉलिसी मेकर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसकी चर्चा करिए। सबसे पहले तो खुद सुनिश्चित करिए
फिर अपनों में चर्चा करिए, जागरूकता फैलाइए। ये गंभीर मामला है। कोरोना अभी कर्व उसका फ्लैट नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है। ईश्वर सबकी रक्षा करें। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक बात और चलते चलते, मैं ये देख रहा हूं, कोई शहर हो, कहीं हो, ये जो अनलॉक शुरू हुआ है तो लोग समझ रहे हैं कि कोरोना लॉक हो गया, हमारा अनलॉक हो गया और कोरोना लॉक हो गया। ऐसा है नहीं भाई। आप लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। कल या परसों ही मैंने देखा है, इसरो ने कहा है, इसरो के किसी वैज्ञानिक के हवाले से किसी मैंने न्यूज़पेपर पे, इंटरनेट पे खबर पढ़ी है कि जो N95 मास्क है वो सबसे ज्यादा कारगर है कोरोना रोकने में। ऐसा इसरो के वैज्ञानिक के हवाले से उस पे इंटरनेट पे मैंने पढ़ा है। मतलब मास्क की आवश्यकता है। मास्क लगाइए। लोग घूम रहे हैं बाजारों में खुलेआम, कोई चिंता नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बीमारी की आशंका है। दूसरी बात, घबराइए मत, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। लेकिन यह भी बात ध्यान रखिएगा, अंशु भाई पालागन, धर्मेंद्र सिंह जी नमस्कार, यह भी बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आंकड़े हैं कि उन्होंने कहा कि भाई 2-2.5% के अलावा बाकी सब ठीक हो जा रहे हैं, तो ये अस्पताल के बाद ही पता चलता है कि 2-2.5% में कौन है और 98% में कौन है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई, ईशा दीदी वेलकम, ML नमरा सर गुड इवनिंग, नमस्कार, आपने समय निकाला। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वायलेशन मत करिए, सावधानी बरतिए, काम करिए अपना, निकलिए, लेकिन किसी तरीके का ऐसा काम मत करिए जिससे ये बीमारी और फैले। सावधानी बरतिए, नियमों का पालन करिए, सुरक्षित रहिए। आप सबका धन्यवाद जो आपने समय निकाला इस डिस्कशन के लिए। अगले सप्ताह कोई और ऐसा टॉपिक मुझे लगेगा कि हम लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए, तो आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। सुरक्षित रहिए। आप सबको मेरा नमस्कार।